तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 12th हिंदी 2023 का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 बोर्ड का पेपर सेम टू सेम इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर को लिखने और पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है। तो सबसे पहले आप उसी को करोगे। ठीक है, और 100 नंबर आपके इसमें पूर्णांक हैं, तो जितना क्वेश्चन करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को करना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, खंड क से उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, और ये जो है हिंदी का पेपर है। ठीक है, क्लास 12th हिंदी का पेपर है, और हिंदी यानी कि साहित्यिक हिंदी के बच्चों का यह पेपर है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। ठीक है, आपको अगर आपने सही से आप ये प्रश्न करते हो तो आपको 1 नंबर मिल गया। भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। अगला हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 1950 जो है इसमें सही ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर है नहीं। ठीक है, 1950 आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेवा सदन के रचनाकार हैं, तो सेवा सदन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का ऑप्शन जो है वह सही है, उसको सही टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है, तो प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किशोरीलाल गोस्वामी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जो है पद्मावत जो है नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल का ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको सही टिक करेंगे। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से। अष्टकाल के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगला जो है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि सूरदास जी हैं। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है, तो यह काव्य है। ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है, कथन है, तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और कबीर वाणी की जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बुक लिखी हुई है। तो जितनी भी चीज़ें कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं या कबीर के बारे में, बुक के बारे में कुछ कहा जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक यहाँ देखिए, एक और यहाँ पर दिया गया है, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको गद्यांश को पढ़ना है, और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको देना है, जिसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, जिसके लिए 2-2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के राष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है राष्ट्र का स्वरूप से है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है, तो आपको लिखना कैसे है, पाठ डाल दीजिए, यहाँ पर पाठ का नाम लिख दीजिए राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना है। अगला जो है, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ से यहाँ तक समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ठीक है, बस इसी का आपको थोड़ा सा व्याख्या कर देना है। ठीक है, जितना आपसे बन पड़े अपने शब्दों में करना है, तो इसका व्याख्या कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। ठीक है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष है, ये सब उसी प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा, जब पद्यांश पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जल प्रवाह नदी के रूप में किसके बीच में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो है जल का प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, अगला जो है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं, इसको भी यहीं पर आप देखकर लिख सकते हो कि उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त कर रही हैं। ठीक है,
तो सारे जो क्वेश्चन हैं आपको इसी में मिलेंगे, गद्यांश में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन किए, यानी कि यहाँ से आपके 10 नंबर कन्फर्म हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से। ये आपका है भाषा और आधुनिकता से, ठीक है। इसमें आपका दे दिया है भाषा और आधुनिकता, तो इसको आप देख लो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ठीक है। और आगे यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। अब जैसे देख लीजिए, भाषा का विकास कब नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल नहीं बनाना भी नहीं आता तो फिर कुछ मत करिए। भाषा का विकास कब कब नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देखो, गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख देना। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, किन किन के प्रयोगों से भाषा आधुनिक बनती है। तो यहाँ पर देखो, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है, ठीक है। तो यह आप इसमें से भी लिख सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि सारे बच्चे अगर चाहें, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि ये जो है किस पार्ट से है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, बस इतना आप सही कर दो, उसके बाद तो सारे आंसर आपको इसी में से मिल जाते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो। अगला क्वेश्चन जो है वह पद्यांश से है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको है संदर्भ और व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पर पद्यांश मिलेगा, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ये नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, कि आपने इसको देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आप आ जाइए दूसरे में, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नागरी, ठीक है। आप इसको तैयार कर लो। अब इसको तो आपको, अब कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। ये है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई गीत, ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई गीत। अगला क्वेश्चन, तो फिर इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कवि का नाम लिखिए, पद्यांश के पाठ और कवि का पहला क्वेश्चन तो यही होता है सब में। उसके बाद दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जितना रेखा खींचा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। और दूसरा जो है, आप जब व्याख्या जानोगे, जब अर्थ जानोगे पद्यांश का, फिर ही आप आंसर दे पाओगे। क्या बीत गया और कौन जागे, ठीक है, ये सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका अर्थ जानते हो तो फिर आपको पता चलेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे साहित्यिक परिचय इन लोगों के करा दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो आपको साहित्यिक परिचय का वासुदेव शरण अग्रवाल का भी मैंने कराया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी कराया, हरिशंकर परसाई का नहीं कराया क्योंकि इनका अभी सिलेबस में नहीं है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी मैंने करा दिया है। इन 3 लेखकों का मैंने करा दिया है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर भी 5 नंबर मिलेगा और साहित्यिक परिचय करना है। और यहाँ पर जितने भी साहित्यिक परिचय दिए गए हैं, सिर्फ 80 शब्दों में ही आपको साहित्यिक परिचय देना है। 80 शब्द कितने होते हैं, आप लोग अगर लिख कर भी देखोगे तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा पेज लिख देते हैं, 5 नंबर का है तो इसका मतलब 2-3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, वो सब नहीं करना है। एक बार आप कॉपी में घर पे ही लिख कर गिन डालो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितना 80 शब्द है, ठीक है। तो मैंने 80 शब्दों में ही आपको जीवन परिचय बना कर दिया है, पूरा जीवन परिचय। तो मैंने जयशंकर प्रसाद का भी दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी दिया है, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी का भी दिया है, इसको भी तैयार कर लीजिए कि ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, समीक्षा और सारांश, उद्देश्य, ठीक है, और कथानक। तो इतना आपको तैयार कर लेना है। ये जान लेना है कि कहानी में सारांश में क्या लिखा जा रहा है और कथानक में क्या लिखा जा रहा है, उद्देश्य में, कहानी का उद्देश्य क्या था, आपको ये लिखना है, ठीक है। 80 शब्दों में सिर्फ बताना है। 80 शब्दों में आसानी के साथ आप बता सकते हो। जैसे पंचलाइट कहानी में क्या दिया हुआ है कि एक लड़के को गाँव में
घुसने नहीं दिया जा रहा था, उसकी बेइज्जती करके उसको हटा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो सीटी बजाता था, गाना गाता था, तो इसके लिए हटा दिया गया था। उस आदमी की भी उनको ज़रूरत पड़ी जब वो पंच लाइट लाते हैं और उनमें से किसी को जलाना नहीं आता है, फिर पता चलता है उसको याद आता है, जो झुमरी को याद आता है कि गोधन को तो लाइट जलाना आता है, ठीक है, तो वो उनको बुलवाती है, बताती है, तो गोधन आता है और पंच लाइट को जलाता है। अगर पंच लाइट नहीं जलती तो उनकी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसको सम्मान दिया गया है। इसलिए इसी तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है। ऐसे ही बहादुर कहानी भी है, बहुत छोटी सी। उसके बाद खून का रिश्ता, कर्मनाशा की हार, ठीक है, ये भी है। कर्मनाशा की हार भी मैं समझा दूंगी आपको। जो भी आपको अच्छे से कहानी आती होगी उसका आप इसमें प्रमुख पात्र और चरित्र का चित्रण करना है, ठीक है, प्रमुख पात्र जो होगा उसके चरित्र का चित्रण करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए 80 शब्दों में उत्तर देना है। रश्मि रथी जो भी आपका खंडकाव्य होगा, मैंने कई बार बताया है कि जिस बच्चे का खंडकाव्य जो है अपने कॉलेज में पूछ लीजिए, ठीक है। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपका 16 फरवरी से एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर अभी तक पता नहीं है तो फिर तुरंत कॉलेज में जाओ और पता करो कि कौन सा खंडकाव्य आपके कॉलेज में लगेगा, क्योंकि अगर आप दूसरा खंडकाव्य तैयार करते हो और आप क्वेश्चन करके आते हो तो 5 नंबर तो आपके गए, ठीक है, तो इसलिए तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है, ठीक है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, तो ये जो है पाठ महामना मालवीय से है, ठीक है, महामना मालवीय से है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा, और इसका अनुवाद कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आएगा तो आप इसको भी कर सकते हो। अतिथे प्रथम कल्पे चतुष्पदा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है। अतिथे प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानाम कुर्वनम, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये जातक कथा से है, ठीक है, जातक कथा से। और अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विपत्तिपन्नमार्गाः। ये श्लोक है जिसका आपको संस्कृत सहित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी करना है। इसका आप लोग पाठ का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2-2 नंबर मिलेगा, यानी 4 नंबर मिलेगा, तो इन्हीं दो के आपको आंसर देने हैं। मान लीजिए कि आपने इसका आंसर दिया, इसका आंसर दिया, ठीक है, तो दोनों के आपको बस 2 यहाँ मिला, 2 यहाँ, 4 नंबर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है, तो आपको दोनों में से आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मैं बता दूंगी, जिसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। कौन सा श्रृंगार रस और करुण रस, हास्य रस, जो इम्पॉर्टेंट है मैं 4-5 बता दूंगी, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि 2023 में वही पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है, ठीक है। परिभाषा आप लोग करुण रस का जैसे आप लोग जानते ही हो, श्रृंगार रस का भी जानते हो, सारे मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अलंकार करना है और छंद इसमें आपका करना है। जो सिलेबस होगा सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर लिखना है, ठीक है। सर्वधर्म समभाव लिखना है, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। किसी मेले का आंखों देखा वर्णन करना है। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, यानी कि जिस भी कवि के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि प्रिय कवि के बारे में लिखिए, तो आपको जो भी कवि का आता रहेगा उसको आप लिखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर चल रहा है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल पूछा जा रहा है यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या करता, तो आपको अपनी ओपिनियन देनी है कि आप अगर प्रधानमंत्री बनते तो क्या क्या करते, क्या अच्छाइयाँ करते, क्या बुराइयाँ करते, जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें अपने ही विचार आपको प्रकट करने हैं। यहाँ पर देखिए, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, ठीक है, तो आप किसी मेले में गए हो, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। निबंध का मतलब है अपना विचार प्रकट करना, ठीक है, किसी का नकल करना नहीं, अपना विचार प्रकट करना। जो भी आप
आपको समझ में आता हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सब कुछ आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको आपको लिखना है। अगला देखिए, संधि से क्वेश्चन पूछा गया है, पावका का संधि विच्छेद होगा, तो पौ धन अकह जहाँ पर मिले उसको टिक कर दीजिए, पौ धन अकह सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजते का संधि विच्छेद होगा, तो आपको प्रधन एजते जहाँ पर मिले उसको आप लोग टिक कर दो, ठीक है। ये सही ऑप्शन हो गया। अगला पुस्तकालय में संधि है, तो पुस्तकालय में जो है स्वर संधि है, पुस्तकालय में स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ठीक है। तो विग्रह यानी 10 है जिसके आनन, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे 10 है जिसके आनन, और उसके बाद समास आप लोग लिखोगे कौन सा समास है, तो यह जो है तरीके से आपको सारे करने हैं। आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको अपने सिलेबस के अनुसार ही तैयार करना है, ठीक है। सिलेबस से बाहर कुछ भी तैयार मत करिएगा, क्योंकि अगर सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो उसका अगर आप आंसर नहीं भी देते हो, देना तो सभी का है, अपने मन से ही दो लेकिन देना है, ठीक है। सभी का आंसर देना है, लेकिन उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अनुवाद करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जैसे इसका 2 का कर दोगे आप तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पूरा यहाँ पर समझा दिया है और सारे सिलेबस से दिए हुए हैं आप लोगों को मैं, और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन भी दे दूँगी जो आपके इम्पॉर्टेंट 15 दिनों में आप सभी तैयारी कर सकते हो। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगातार मैं इस पर 2023 में पूछे जाने वाले गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सभी आप लोगों को दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।